नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं लाल पान की बेगम, जिसके रचयिता हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इस कहानी के बारे में हम कुछ एक महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं उनको जानेंगे, और इसके साथ ही साथ कहानी से किस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे यहाँ से या पूछे जाते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में हमने पिछली क्लास में कंप्लीट जान लिया था कि रेणु जी का संबंध कहाँ से रहा, किस प्रकार के ये लेखक हैं और इन्होंने अपना लेखन कार्य जो है वो किन किन विधाओं में किया है। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाली क्लास जो हमने तीसरी कसम कहानी वाली की थी उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। वहाँ से आपको फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आज हम सीधे अपना कहानी के ऊपर ही आएंगे कि जो हमारी लाल पान की बेगम है इसकी ओर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर इसके जो मुख्य तथ्य हैं उनको जानने की कोशिश हम करेंगे। पहले कहानी कब लिखी गई थी या किस परिवेश पर आधारित है, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, इनको थोड़ा सा आपको देखना है। हम सब लोग जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जो है ये एक आंचलिक कथाकार रहे हैं, जिनकी कहानियों में उपन्यासों में हमें आंचलिकता और ग्रामीण परिवेश दिखाई पड़ता है। ठीक वैसे ही लाल पान की बेगम जो कहानी है इसकी पृष्ठभूमि भी क्या रही है, आंचलिकता लिए हुए हैं, और साथ ही साथ एक स्त्री के आत्माभिमान के साथ साथ उसकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति जो है इस कहानी में की गई है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए कि लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश और नारी सशक्तिकरण की ही कहानी बताई गई है। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि ताश के पत्तों में लाल पान की बेगम की महत्ता रहती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो बिरजू की माँ है जो इस कहानी के मुख्य पात्र है उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है, और इसी के आधार पर इसका नामकरण जो भी है ये भी क्या किया गया है, लाल पान की बेगम ही किया गया है, जिसको हम आगे देखेंगे। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश में व्याप्त पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद इत्यादि का जो प्रभावी चित्रण देखने को मिलता है। तो यहां से आपको एक बात और समझनी है कि जो कहानी है, कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कहानी के संदर्भ में कुछ एक पॉइंट्स आपको दिए रहते हैं कि इस कहानी में किन किन बातों पर फोकस किया गया है और कौन सी बातें नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण परिवेश तो है, बिल्कुल सही बात है। और ग्रामीण परिवेश जो तत्कालीन समय का है, लगभग 1950 के बाद की ये कहानी है, स्वतंत्रता के बाद की। तो उस वक्त हमारे समाज में जो ग्रामीण परिवेश था वो किस प्रकार का था, वो सारी बातें इसमें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गांव में जो व्याप्त पारस्परिक जो ईर्ष्या और द्वेष होती है एक दूसरे के से, अगर कोई आपसे आगे बढ़ जाता है तो उससे हम ईर्ष्या कर बैठते हैं या उसके प्रति द्वेष का भाव रखते हैं। ठीक है, फिर राग और विराग भी साथ साथ चलता है, आशा और निराशाएं भी साथ साथ चलती है, और खुशी और गमी भी जो है एक साथ चलती है। इन सब बातों का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहानी में कौन कौन सी बातें जो है आई हुई हैं। अब बात ये आती है कि कब लिखी गई थी। 1957 में कहानी पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी कहानी अगर किसी भी पत्रिका में प्रकाशित हुई है तो उसके बारे में भी आपको प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और ये कहानी संग्रह भी कौन रहा, इसमें ठुमरी ही कहानी संग्रह रहा है। और ठुमरी कहानी संग्रह में टोटल 9 कहानियां संग्रहित हैं। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि ठुमरी कहानी संग्रह में जब इसको रखा गया था तो ये 8वीं कहानी थी उसमें। ये भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि संग्रह के कितने नंबर की कहानी है। ये 8वें नंबर की कहानी रही है। और पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण 2017 में शारदा सिंह के निर्देशन में कालिदास रंगालय मंच में जो है वो किया था। अगर ऐसा प्रश्न कभी कभार आता है तो इसको भी एक बार आप जरूर देखें। ठीक है, बहुत ही सामान्य सी बातें हैं ये जो कहानी के संदर्भ में आपको याद रख लेनी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसकी कथा जो है वो आंचलिक है, ग्रामीण परिवेश की है, और गांव में आप देखते हैं कि जो बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई ये जो कहानी है बिरजू की माँ की। ठीक है, तो और इस कहानी मतलब इस छोटे से संदर्भ में आप देखते हैं कि ये जो आपकी कहानी है इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि नाच देखने के लिए उन्होंने जाना है। और इसी प्रक्रिया में आप क्या पाते हैं कि जो बिरजू की माँ है उसका एक सशक्त चित्रण जो है हमें देखने को मिलता है। मतलब एक सशक्त स्त्री के रूप में वो हमारे सामने उभर कर आती है, जिस जिस इसी के चलते इसको लाल पान की बेगम भी कहा गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद रखेंगे। तो सामान्य सी बातें यहाँ पर कहानी को लेकर के हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके पात्रों के बारे में जानते हैं। पात्रों में एक चीज़ आपने ध्यान रख लेना है कि अधिकतर जो पात्र हैं इसमें वो किस प्रकार के हैं, स्त्री पात्र हैं। ठीक है, पुरुष पात्र मुख्य रूप से इसमें केवल 2 ही आए हैं, बिरजू और बिरजू के बप्पा। हालांकि इसके अलावा जंगी और गंगी भी रहे हैं, लेकिन वो उतना प्रत्यक्ष रूप से हमें इस कहानी में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जंगी और रंगी जो अन्य पात्र हैं देखना। ठीक है, ये भी पुरुष पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर दो ही पुरुष पात्र हैं, जो बिरजू हैं और बिरजू के बप्पा हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पात्र परिचय में अगर हम बात करें तो मुख्य पात्र यहाँ पर कौन है इसमें, वो आपका बिरजू की माँ ही है, जिसे हम लाल पान की बेगम के नाम से जानते हैं कि लास्ट में इसको नाम मिला। तो ये बलरामपुर का नाच देखने जाने की इच्छुक है, जो बिरजू की माँ है। ठीक है, इसको आप याद रखें। ओके, तो ये इसकी मुख्य बातें हो गई। बिरजू के बप्पा हैं इसमें, जो कि सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा ज़मीन हासिल करने वाला है, और बैलगाड़ी पर नाच दिखाने के लिए ले जाने का वादा करता है वो अपने बच्चों और बीवी से। ठीक है, तो ये बात भी इसमें याद रखना है। बिरजू उनका बेटा है आगे, ये 7 साल का लड़का है। कई बार इनकी अवस्थाएं पूछी जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको भी याद रखें। चंपिया है जो बिरजू की बहन है, और जिसकी अवस्था जो है 10 वर्ष की बालिका के रूप में इसमें दिखाई गई है। मखनी फुआ है जो अकेली रहती है। ठीक है, फिर अन्य पात्र आते हैं, जंगी रंगी एंड जंगी का पुत्र, जंगी की पतोहू एंड लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुंदरी, सिद्धू की बहू और सौहाइन। तो ये हो गए इसके मुख्य पात्र जो हैं, गौण पात्र जो हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा सा जानें। पात्रों की जानकारी भी आपको जो है कहानी के संदर्भ में ज़रूर पूछी जाती है, तो हो सकता है इसके बारे में पूछा जाए, तो इसको याद रख लीजिए। कहाँ की है, बिहार के कहानी है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इतना भी याद रख लेना कि ग्रामीण परिवेश की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, और स्त्री के सशक्तिकरण की कहानी है। कैसे ये सशक्तिकरण की कहानी है वो आगे पढ़ेंगे हम। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सर्वे सेटलमेंट ऑफ इंडिया जो हुआ 60 के दशक के आसपास, उस पर भी आधारित ये कहानी रही है। पृष्ठभूमि लगभग लगभग उसी की ही है। ठीक है, तो ये याद रखें आप इसमें, है ना, थोड़ा सा। अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। इस कहानी में कुछ एक टोलों का जिक्र हुआ है। ठीक है, जैसे कुरमा टोली होगी, बबुआइन टोली होगी, कोयरी टोली होगी और मलदहिया टोली होगी। तो 4 टोलियां आई इसमें। कई बार आपको ऐसा अगर प्रश्न पूछें कि भाई कौन कौन से टोले जो हैं इसमें हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। केवल 4 टोलियों का जिक्र इसमें रहता है। ओके, चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं, इसकी थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं, या कहानी के बारे में देख लेते हैं कि कहानी में क्या क्या चीज़ें रही हैं। उसके बाद जो हम इसका पूरा जो आपका मूल पाठ है उसका अध्ययन करेंगे, या उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है, देखिए, लैंड सर्वे सेटलमेंट एक्ट पर आधारित। तो पूरी की पूरी कहानी वैसे तो है, जो बिरजू की माँ है, बिरजू स्वयं जो है, उसकी बहन जो है चंपिया, ये कहाँ देखने जा रहे हैं, बलरामपुर जो है नाच देखने जाना चाहते हैं। लेकिन इनके पापा जो बिरजू होते हैं, उन्होंने इनके साथ क्या किया है, प्रॉमिस किया होता है कि वो अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, और उसके कुरमा टोली की गाड़ी में ही बैठकर सारे लोग जो हैं वो चले जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश उसको वहाँ पर लेट हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रकरण पर यह है कि नाच देखने जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण लोगों का जो है उस वक्त का जो मनोरंजन का एकमात्र साधन इस तरीके की जो कार्यक्रम है वही हुआ करते थे। आज के समय की तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं, टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, दूसरी चीज़ें होंगी, ये इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोगों के मन में उमंग है कि वो आएंगे और हम नाच देखने चले जाएंगे। लेकिन बिरजू जो है वो थोड़ा लेट हो जाता है, बिरजू के बप्पा, जिस वजह से ये एक छोटा सा प्रकरण हो गया है कि वहाँ पर खुशी थी, अब वो थोड़ा मतलब उनको गम लग रहा है कि अभी तक पहुँचा नहीं है। तो इस घटना पर ही आधारित है ये, है ना। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर लैंड सर्वे सेटलमेंट एक्ट की भी बात हुई है इस कहानी में। वो कैसे हुई है ये आप आगे जब आप कहानी को पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उस लैंड सर्वे सेटलमेंट में क्या हुआ था कि जो बिरजू के बप्पा थे उसने 5 बीघा ज़मीन जो है वो हासिल की थी, और इस वजह से सोसाइटी में उसका रुतबा बाकियों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था। इसलिए जो अपनी गाड़ी में भी वो जाना चाहता था, और लोग भी उनके साथ जो है वो जाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें होगी। अब सबसे पहले क्या है, कहानी की शुरुआत कैसे हुई इसमें देखिए। बिरजू की माँ के क्रोध से कहानी की इसमें शुरुआत को दिखाया गया है। अब बिरजू की माँ क्यों क्रोधित है, एक तो उसके जो पति हैं, ठीक है, वो लेट हो गए गाड़ी लाने में। उसने नाच देखने जाना था, बाकी स्त्रियों से वो वादा भी कर चुकी थी। बाकी स्त्रियां जो है उसकी मजाक उड़ाएगी कि उसने बोला था कि 8 दिन पहले ही बात बता दी थी उसने कि भाई हम जो है अपनी गाड़ी में जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं इसके पति जो हैं। इस वजह से वो थोड़ी सी क्रोधित है, परेशान है। बच्चे जो हैं वहाँ पर कुछ शरारतें कर रहे हैं, बिरजू और चंपिया, इसलिए जो है उसको और ज़्यादा क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है। तो क्रोध से शुरुआत की कहानी की शुरुआत जो है वो दिखाई गई है। ये थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। फिर दूसरी चीज़, मखनी फुआ द्वारा नाच देखने जाने की बात पर उसको छेड़ना।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मखनी फुआ होती है वो भी उसको क्या कर देती है, थोड़ा छेड़ देती है कि नाच देखने नहीं जाओगी क्या। और वहाँ पर उसका फिर से मखनी फुआ के प्रति भी क्रोध झलकता है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसको तो नाच देखने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो हमने पहले पढ़ा था ना कि इस कहानी में दिखाया गया है, तो ग्रामीण समाज में ऐसी तो होता है, एक दूसरे से कभी हम जलते हैं, कभी हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित या एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं, यही चीज़ें यहाँ पर है। बाकी आप आगे देखेंगे कि मखनी फुआ भी उसका घर संभालती हैं। ठीक है, तो बिरजू के बाप को कोयरी टोले की गाड़ी न मिलना और उसका मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी को लेकर आना। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है आपको कि बिरजू के बाप जो है वो कोयरी टोले की गाड़ी लेने जाता है लेकिन उसको मिलती नहीं है, इसी कारण उसको देर भी होती है। और तब वो जाकर वो किस टोले की गाड़ी लाता है, मलदहिया टोली की गाड़ी को लाता है और मियाँ जान की गाड़ी को। ठीक है, ये बात याद रखें। अब बिरजू की माँ का नाराज होकर वो काम छोड़कर सो जाना, बच्चों की आशाओं का टूटना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिरजू की माँ है वो नाराज हो जाती है कि अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, और बच्चों को भी बहुत सारी आशाएं होती हैं। इवन जो बिरजू है आप देखेंगे कि उसने तो मिन्नत ये भी मांगी होती है कि उसने जो आम का पौधा लगाया वो पहला आम जो है वो अपने इष्ट को चढ़ाएगा अगर वो गाड़ी देखने में जाएगा। और उसने भी अपने बच्चों से ये वादा किया होता है कि वो जो है बिरजू को क्या करेगी, पैंट पहनाकर जो है वो मेले में पहुंचाएगी। ठीक है, अब इतनी सारी आशाएं जब टूट रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका दिल दुखेगा। ठीक है, कि अभी बिरजू के पापा जो है वो आए ही नहीं है, इतने सारे सपने संजोए हुए हैं उन्होंने सब लोगों ने मेले में देखने जाने के लिए। तो ये चीज़ भी इसमें दिखाई गई है। इसके बाद आगे क्या होता है, आगे बोला गया है कि सर्वे के दौरान बिरजू के पिता को मिली 5 बीघे जमीन के कारण बिरजू का परिवार ग्रामीणों की ईर्ष्या का शिकार हो गया। तो ईर्ष्या और द्वेष की बात मैंने पहले भी कही कि कहानी में क्या है, ईर्ष्या द्वेष दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर जब लैंड सर्वे सेटलमेंट हुआ था सबसे पहले आज़ादी के बाद, बिहार में ही हुआ था देखना, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता रहे हैं, उसको भी आपको मुझे बताना है कि वो कौन है। ठीक है, तो सर्वे के दौरान बिरजू के पिता को मिली 5 बीघा जमीन के कारण ये बोल रहे हैं कि उसका जो परिवार है वो ग्रामीणों की ईर्ष्या का शिकार होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर समाज में कोई ऊपर उठ रहा हो तो लोग नहीं चाहते ना कि ज़्यादा आगे कोई बढ़े, तो लोग उससे ईर्ष्या करने लग गए, जलने लग गए कि भाई इसने 5 बीघा ज़मीन कैसे पाली। बहुतों ने तो, आप लोगों ने देखा होगा कि इस कहानी में आगे जिक्र भी आएगा कि कईयों ने तो जो बिरजू की माँ है उसके ऊपर भी उंगली उठाई कि भाई इसने अपने रूप का जाल बिछाकर जो है, जो सर्विस सेटलमेंट के अधिकारी है उनसे जो है इसको पाया इस ज़मीन को। ठीक है, तो हालांकि उसके रीज़न कुछ और हैं, वो थोड़ा सा जागरूक था बिरजू के पप्पा इस वजह से, लेकिन फिर भी लोगों का काम तो जलना है ना। और यही चीज़ है। और ग्रामशी का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर आता है कि जब कोई ऐसे आगे बढ़ रही होती है खासकर स्त्री, तो उसके प्रति एक नैरेटिव बना दिया जाता है कि उसके चरित्र पर ही उंगली उठा दो। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको इसमें इनडायरेक्टली जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, इस वजह से वो क्या करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं। अंततः बिरजू के बप्पा का गाड़ी का इंतजाम करना व सबका बलरामपुर का नाच देखने जाना दिखाया गया है। तो वो कहाँ नाच देखने जा रहे हैं, वैसे ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बलरामपुर हो सकता है कई बार यहाँ पर क्या हो सके, होगा कि आपको जो कहानी में उल्लिखित स्थान है उनका भी जिक्र अगर आए तो वो भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, जिसमें आपका एक बलरामपुर जगह भी आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी जब कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि गुलाब बाग मेला भी रहेगा। ठीक है, मोहनपुर होटल होगा बंगला, उसका भी जिक्र आएगा। सिमराहा का सरकारी कूप आएगा, है ना। तो ये कुछ जगह हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको भी आप थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है कि बिरजू के बप्पा जो है वो गाड़ी लेकर आ जाते हैं, भले ही मलदहिया टोली किया पर लेके आते ज़रूर हैं। ठीक है, सबका इंतजाम करता है और बलरामपुर जो है वो नाच देखने चले जाते हैं। गाड़ी में जगह होने पर बिरजू की माँ जंगी की पतोहू, लरीना की बीबी और राधे की बेटी सुंदरी के साथ ले जाती है उनको भी। अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण लोगों में जो है एक दूसरे के सहयोग की भावना भी दिखाई देती है। भले ही वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव हैं, लेकिन उनको पता है कि गाड़ी अगर खाली है तो वो साथ में उनको भी लेके जा रही है। ठीक है, तो गाड़ी खाली है, बोला ठीक है तो चलो चल पड़ते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। यही चीज़, यही आपसी जो स्नेह है ना, ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तभी तो राग विराग आशा निराशा सब चीज़ों की बात हमने पहले ही कर ली कि इस कहानी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो बिरजू की माँ का जंगी की पतोहू को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखना, और लास्ट में क्या होता है, जंगी की पतोहू की को प्रशंसा भरी दृष्टि से भी देखती है और स्वयं को लाल पान की बेगम के रूप में देखने से उसके संतुष्टि भी हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखें। तो लास्ट में उसको लाल पान की बेगम की संज्ञा दी जाती है। अब ये किसके द्वारा दी जाती है, ये आप आगे जब कहानी पढ़ेंगे वहां पर जानेंगे। ठीक है,
हो सकता है ऐसा प्रश्न भी आपको पूछें कि लाल पान की बेगम की संज्ञा इसको किसने दी थी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कहानी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्ति की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे कहानी के कुछ मुख्य अंश जिनके आधार पर आपको जो है पूरी अपनी स्टडी करनी है। अब हम लास्ट बात जो इसमें देखेंगे वो है कहानी और कहानीकार को लेकर के जो विद्वानों के आपसी मत रहे हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने लिखा है जमीन की बंदोबस्ती ने कुछ गरीब कृषिदासों को स्वतंत्र किसान की हैसियत दी, जैसे कि आपका बिरजू के बप्पा रहे। इस हैसियत का प्रदर्शन चाहे विडंबना हो, पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वह वर्ग प्रभाव का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। तो प्रभावशाली जो वर्ग रहा ना, फिर आपका जो बिरजू के बप्पा रहे। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहा है, सुरेंद्र चौधरी, कि लैंड सर्वे सेटलमेंट जब सबसे पहल हुआ तो जिन लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति सजगता दिखाई, ठीक है, उन लोगों को क्या हुआ, एक हैसियत मिली, किसान की हैसियत मिली। और ये हैसियत पाने में कौन जो है सफल रहे, ये थे बिरजू के बप्पा। और इसमें किसका हाथ था, इसमें हाथ जो रहा बिरजू की माँ का, जिसने अपने पति को ये समझाया कि जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। ठीक है, ये भले ही हमें जो है लेने पड़े बल से, लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। जो अपनी ज़मीन है, जो अपनी स्त्री है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ कौन सिखाता है उसे, ये लाल पान की बेगम यानी कि बिरजू की माँ। इसीलिए यहाँ पर ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आप याद रखें। कौन कह रहे हैं, ये सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं। दूसरे हैं धनंजय वर्मा, इन्होंने कहा कि ग्राम जीवन के प्रति आत्मीयता और तादात्म्य है। आपको इतना सही कथन पूछा जा सकता है, देखना कि किसने कहा कि भाई ग्राम जीवन के प्रति आत्मीयता और तादात्म्य है रेणु की कहानियां, तो आप याद रखेंगे ये धनंजय वर्मा ने कहा है। वे गहरे उतरकर उस जीवन की समस्याओं और उसके संपूर्ण और समग्र व्यक्तित्व हैं, उनमें अनुभूति की वास्तविकता का ताप है, जीवन की वास्तविक प्रक्रिया की स्वरलिपियां हैं। उनकी कहानी में उद्यम, जिजीविषा और गहरी मानवीयता है, जनजीवन के गहरे आत्मीय संघर्ष और उस जीवन की व्याकुल अकुलाहट। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको भी आप याद रखें कि ग्रामीण परिवेश की जो जो चीज़ें हैं वो सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। और धनंजय वर्मा का ये कथन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आगे दो तीन कथन और हैं, उनको भी देख लीजिए। तो विद्या सिन्हा है, ये क्या कहते हैं, इस कहानी की भाषा, इन्होंने भाषा शैली को लेकर के लिखा, अपनी मुद्रा में तमाम अंतर विरोधों के साथ पात्रों और परिवेश के भीतरी और बाहरी संबंधों से बनी जिंदगी और उसके भीतरी आशय को धारण करती है। तो ये कौन कह रहा है, विद्या सिन्हा कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हैं डॉक्टर सुभाष कुमार, इन्होंने बोला कि इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रेमचंद के बाद गांव का जैसा सहज, स्वाभाविक, यथार्थ और मार्मिक चित्रण रेणु ने किया, वैसा किसी दूसरे लेखक ने नहीं किया। तो हालांकि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था, देखना कि जो आपके डॉक्टर बच्चन सिंह रहे, उन्होंने इसको उत्तराधिकारी माना, जो आपका प्रेमचंद रहा उनका। लेकिन यहाँ पर सुभाष कुमार ने भी कौन सी बात बोली कि प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने गांव का चित्रण इतने अच्छे तरीके से किया है तो वो फणीश्वरनाथ रेणु ही हैं। इसलिए ये वास्तव में उनके सच्चे अधिकारी रहे हैं, और आज़ादी के बाद का गांधी इन्हें इसीलिए भी कहा गया है, ये चीज़ याद रख लेना है। ठीक है, रेणु कलम से कैमरे तक का काम लेने वाले रचनाकार हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि नामवर सिंह कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि कलम से कैमरे का काम लेने वाले रचनाकार कौन हैं, ये याद रख लेना आपको, फणीश्वरनाथ रेणु। किसने कहा, नामवर सिंह ने कहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन नामवर सिंह को लेकर के, इनकी कहानियों को लेकर के, खासकर जो लाल पान की बेगम है उस कहानी को लेकर के रखे गए हैं। इनको आप देखें, कौन इसमें पात्र आए हैं, कब कहानी लिखी गई है, इस कहानी में किन किन टोलियों का जिक्र हुआ है, इस कहानी में किन महत्वपूर्ण स्थलों का जिक्र हुआ है, कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, उन सभी बातों पर आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। और यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। और साथ ही साथ आपको इस कहानी के पात्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर रखनी है कि चंपिया कौन है, बिरजू कौन है। ठीक है, बिरजू जिसका वास्तविक नाम जो है बृजमोहन है। ठीक है, और इसकी जो आगे विशेषताएं रहेंगी वो हम आगे देखेंगे। जैसे 7 वर्षीय बच्चा मैंने आपको पहले बता दिया कि बिरजू की बहन जो है चंपिया है। ठीक है, वो बाइस्कोप का जो गाना है उसको सीखने में उसकी रुचि रहती है। ठीक है, और वो गीत भी गाती है, एक बाजी न मुरलिया, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इन सब बातों को भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तब जाके जो है आप अपनी कहानी से संबंधित प्रश्नों को जो है वो अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो अब हम कहानी के जो मूल पाठ हैं उसकी तरफ पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी बातें हैं, उनको हम देख लेते हैं।
तो आई होप कि आप सब लोगों ने कहानी को पढ़ भी लिया होगा खुद भी। अगर नहीं पढ़ा है तो काइंडली इसे आप एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको कहानी से जिस भी प्रकार के प्रश्न इत्यादि बनते हैं उसमें कोई समस्या ना रहे। तो देखिए, शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो कहानी की शुरुआत हुई है वो किससे हुई थी? इसके गुस्से से हुई थी, क्रोध से हुई थी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अब ये जो पहला कथन है, ये किसका है? ये है जो मखनी फुआ है उसका कथन। तो ये उसको बोल रही है कि नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। तो शुरुआत में आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुरुआत में जो बिरजू की माँ है वो क्या उबाल कर बैठी थी? ठीक है, तो यहां पर शकरकंद उबाल कर बैठी कुढ़ रही थी। 7 साल का लड़का बिरजू, यहां पर देखिए पहले ही उसकी अवस्था बता दी, शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सौवाइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। तो देखिए उसको सौवाइन की यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन वो अभी तक लौटी नहीं है, इस वजह से भी उसको गुस्सा है। बात दिया बाती की बोला बेला हो गई, यानी कि संध्या हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। ठीक है। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। तो यहां पर आप देखें कि जो बिरजू की माँ है वो मखनी फुआ को क्या कह रही हैं कि आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब न फुआ, कि मेरे बाल बच्चे हैं, मैं तेरी तरह नहीं हूं कि जिसको नाच के सिवाय कोई और काम नहीं है। क्योंकि उसको गुस्सा है, क्रोध है, बच्ची को भेजा था वो लाने, वो नहीं लाई अभी। ठीक है। और जो बिरजू है वो भी ऐसे शरारत करने करके बैठा है, और जो उसका पति है वो अभी तक आया नहीं है। ये हमें बाद में पता चलेगा कि इस वजह से वो गुस्सा है। ठीक है। तो इसलिए वो कह रही है कि मुझे काम धाम और भी होते हैं, मैं अकेली नहीं हूं भी आपकी तरह। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई। अब देखिए इस प्रकार की बात ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी को कहेंगे तो वो उसको बुरी लगेगी। तो आगे लिखा कि गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ के देह में धंस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले के पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही है। आहा हा। कुकुरमाची का मतलब है कि जो कुत्ते को मक्खियां लग गई हैं, उसकी वजह से जो है वो बकरा भी परेशान हो रहा है। तो ठीक है। तो ये चीज इसमें बताई गई है। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उस डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरिनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट जूठ का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पांव नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखलाऊंगी। यहां पर देखिए अब आपको जिक्र आ गया बलरामपुर का, कि बलरामपुर का नाच देखने जा रहे हैं, और खुद जो है उसने 8 दिन पहले बताया है। किसने? बिरजू की माँ ने। अब वो बोल रही है मखनी फुआ की गांव वाली औरतों को कि भाई इंसाफ करो। पहले तो खुद कहती है कि भाई नाच देखने जाएंगे और इसकी गाड़ी में ही जाएंगे। ठीक है। और बैलगाड़ी पर बोला है कि इसने नाच देखने जाएंगे बलरामपुर। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएंगी। सो मैंने भी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। ठीक है। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होंठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे बिरजू की मैं खाके आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। यानी कि अब देखिए वो उनके पास बोल रही है कि इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला भाई कि जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सर्वे शीतल मिट्टी, यानी कि सर्वे सेटलमेंट की बात हो रही है। अब देखना कि हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेंटी चढ़ाती हो तो तुम्हारे नाम भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। अब देखिए वो उसका काम कर रही है जो
मखनी फुआ ने पहले किया, ठीक है, मखनी फुआ को बुरी लगी थी ना उसकी बात की, उसने बोला कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो अब ये दूसरी औरत को क्या कह रही है, जो जंगी की पतोहू है, ये बोल रहा है कि जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरने वाली है। ठीक है, ये क्या है, जरा गला खोल कर यानी कि ऊंचे स्वर में बोलती है कि जब सर्वे सेटलमेंट हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था कि जो बिरजू का परिवार है इससे क्या है, गांव वाले ईर्ष्या करते हैं इस बात से, क्योंकि सर्वे सेटलमेंट में उसने 5 बीघा जमीन ली थी। तो इसने क्या बोला कि हाकिम की बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के, यानी कि अपने रूप का जादू चला दिया था इसने सर्वे सेटलमेंट के हाकिम यानी कि ऑफिस पर जिस वजह से इनको जो 5 बीघा जमीन मिली थी, लोगों का मानना ऐसा है, और इसलिए इससे वह क्या करते थे, चिढ़ जाते थे। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखें। और ये कहते हैं कि अगर तूने भी ये सारी चीज़ें की होती जो मखनी फुआ सॉरी जो बिरजू की माँ ने की, तो तेरे पास भी आज बढ़िया सब कुछ होता। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगी की पतोहू मुंहजोर है, लड़ाकू किस्म की है। ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है, और सारे कुर्मा टोली को की सभी जगड़ाली सासों में एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। यहां पर देखिए उसका ससुर कौन है, जंगी कैसा है, दागी चोर। ठीक है, और सी क्लासी है। उसका खसम रंगी, अब यहां पर आए देखिए रंगी और जंगी, ये ध्यान रख लेना। कुर्मा टोली का नाम ही लठैत है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पतोहू गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। देखिए यहां पर गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आने का मतलब है कि बहुत फुर्ती के साथ आई थी जो जंगी की पतोहू जो है। ठीक है, बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई, गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। तो यहाँ पर बिरजू की माँ जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन उसको पता है कि वो किस प्रकार की है, इसलिए उसने नहीं बोला। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी करोड़ मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल हो जाती है। गांव में तो अब ठेठर बाइस्कोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी, हरजाई अरी चंपिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब चंपिया को थोड़ा सा वो डांट रही है। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लालपान की बेगम बस्ती है। ठीक है, तो जंगी की पतोहू ने किसको बोला, बिरजू की माँ को बोली, स्वाद लेकर कमर घड़े को संभाल कर मटक कर बोली, चल दीदिया। ठीक है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। रात पहर बिजली की बत्ती भक भक कर जलने का मतलब है कि उसके घर में हमेशा रोशनी रहती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। तो यहां पर देखिए, यहां पर फिर से वो ईर्ष्या का भाव जो है वो उसके प्रति दिखा रहे हैं कि इनके घर में बिजली क्यों जलती रहती है इतनी। ठीक है, बिरजू की बिजली जलने का मतलब यहां पर अलग सेंस में लेंगे आपकी, क्यों संपन्नता है एक तरीके से। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी चंपिया की मां की के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देकर बैंगन का भुरता हो जाएंगी। तो यहां पर एक बार फिर से वही ईर्ष्या की बात हो रही है कि सर्वे सेटलमेंट के दौरान उन लोगों को ये लगता है कि जो बिरजू की माँ है उसने हाकिम के साथ जो है वो मतलब गलत कार्य किया, जिसकी वजह से जो है उनको ये ज़मीन मिली। और ये लंबे लंबे बूट की जो बात हो रही है कि दरवाजे के बाहर रहे, है ना, तो लोग तो यही अर्थ लेंगे इसका। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है, सौवाहिन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सौवाहिन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सौवाहिन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठ गई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, जो फिर कभी बाजे मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। तो यहां पर ध्यान ये रख लेना कि जो आपके ये चंपिया है कौन सा गीत सीखती है, बाजे न मुरलिया। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को
ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले तमाचा मार दिया था उसको, है ना। ए मैया एक उंगली गुड़ दे दो, बिरजू ने तलहत्थी फैलाई। देना मैया एक रत्ती वर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसके बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बल्ले जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लौटकर मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो आई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि वो किसकी जो गाड़ी लाना चाहता था, कुरमा टोले की, ठीक है, सॉरी कोयरी टोले की, लेकिन मलदहिया टोले की मियाँ जान की गाड़ी लेकर आ रहा है। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अपने ही टोली के लोग नहीं दे रहे हैं तो दूसरे तो कहाँ से ही देंगे। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा से मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरी तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ के बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राख तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने से। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक और टोला आया, देखिए बबुआन टोले की गाड़ियां चली गई। ठीक है, बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। आगे क्या है, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। तो अब यहाँ पर वो देखिए दुखी होकर क्या हो गई है, क्योंकि सोने की ओर जा रही है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा से पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। इसके बाद चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। सांझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। तो यहाँ पर देखिए अब एक बार फिर से जो बच्चे हैं वो सभी लोग, ये मतलब दोनों के मन में क्या है, एक आस थी पहले से कि 1 महीने पहले तो माँ ने खुद ही कहा था कि हम जाएंगे। ठीक है, मीठी रोटी भी घर में बनेगी। ठीक है, एंड जो चंपिया है वो भी अच्छी साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और हम बैलगाड़ी से होते हुए जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी तक उन्हें जो है वो सुनाई नहीं पड़ा या दिखाई नहीं पड़ा कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। तो वैसी बात है, बच्चे तो छोटे होते हैं, है ना, वो बिल्कुल मासूमियत के साथ, तो आंसू तो आएंगे ही। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाली जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने
खुद जिस पौधे को रोपा है जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। तो यहाँ पर देखिए ये जिन बाबा से कह रहा है कि मेरे पापा को जल्दी से भेज दो, क्योंकि इमली पर रहने वाले जो जिन बाबा है उसको ये बैंगन कबूल किया हुआ इसने है। ठीक है, और नाच देखने की जो है मनौती ये करता रहा है पहले से। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर बड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, देखना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा है ये वाला, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। इतनी सी पंक्ति पूछी जा सकती है, मोस्ट पंक्ति है ये। कौन कह रहा है? ये बिरजू की माँ बोल रही है। भगवान ने वो मंसूबे तोड़ दिए। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितृ की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। तो ये देखिए महावीर के लिए भी इसने क्या माना है, महावीर जी को रोटी देने की मनौती इसने रखी है कि भाई अगर ये नाच देखने हम जाएंगे तो हम ये करेंगे। तो अपने अपने तरीके से सभी ने, तीनों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो मानी है, मनौती रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर कि उनको आस थी कि हम जाएंगे मेला देखने या नाच देखने। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगती है। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते जा रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाठ होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाठ कांटा पर तौल के औजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली की एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी कर दो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी की बतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। तो यहां पर ये अब स्पष्टीकरण दे रही है कि देखिए जब सर्वे सेटलमेंट हो रहा था तो बिरजू के बापा के अलावा किसी ने भी अपनी जमीन के लिए जो है संघर्ष नहीं किया। ठीक है, तो बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई अपनी लाठी कड़ी कर दो, लाठी कड़ी कर दो, कमर बांध लो। ठीक है, अगर 2-4 बीघे ज़मीन हासिल करनी है तो उसके लिए आपको अपनी ज़ुबान जो है वो खोलनी पड़ेगी, अपना जो ये अपना जो क्या कहते हैं उसको, उनका हक है उसको हासिल करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो तब ये कह रहा है कि तब तो किसी ने अपनी ज़ुबान तक नहीं खोली। ठीक है, बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है क्या। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए, यानी कि एक बुरे अ, सपने की तरह जो है उनके ऊपर टूटते रहे। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी भी देकर गया था। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है, उतना ज़रा सा लड़का ज़मींदार का बेटा है कि। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, देखिए जब ये ज़मींदारी प्रथा की बात हो रही थी कि जब लैंड सर्वे सेटलमेंट हुआ कि जो लोग जिस ज़मीन को कमा रहे हैं वो लगभग लगभग उन्हीं की होनी थी। और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हाकिम रहे, ठीक है, तो उसके बेटे ने उसको धमकी भी दी थी। ठीक है, कि बाबू साहब जो जिसके यहाँ ये काम करते थे कि उन्होंने क्या किया, धमकी भी दी कि ये ज़मीन हमारी है। लेकिन दूसरे ने जो है अपनी वाकपटुता के ज़रिए भी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन हम अपने हक पर अड़िग रहे। ठीक है, बिरजू के बप्पा जो हक पर अड़िग रहे, इसलिए जो है वो ज़मीन आज उनके हिस्से है, अदरवाइज़ वो भी आज भी दूसरे लोगों की तरह ही होते। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया कि कोई भी गलत कार्य जो है वो ना तो बिरजू की माँ ने किया है, ना ही उसके बप्पा ने किया है, बल्कि उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। ठीक है, हालांकि लोग अभी भी यही मानते हैं कि बिरजू की माँ अपने हुस्न का जादू जो है वो हाकिम के ऊपर चला गई। ठीक है, चंपिया बिरजू सो गया क्या, यहाँ आ बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आए। ठीक है, आए तो आए बोले एक बार आज, है ना, फिर देखती हूँ उसकी खैर नहीं। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। यहाँ पर अब वो बिल्कुल सोने चले गए देखिए, और बोल रहे हैं कि अगर आपके पिता बुलाएं भी तो कोई आवाज़ नहीं देना। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती,
तो ले चुके थे ज़मीन, रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे ज़मीन लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी कि बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरो ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, देखना ये कई बार पूछी जा सकती है कि ये किस कहानी की पंक्ति है, तो याद रख लेना ये रहेगी आपके लाल पान की बेगम की, और ये किसकी पंक्ति है, ये है बिरजू की माँ की। तो यहाँ पर बोल भी रहा है कि भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का, कि भाई देखो इस मर्द को जिसने स्वयं ये बोल दिया था कि मुझे ज़मीन की मजदूरी करनी है, जीवन भर मजदूरी ही करता रहता। ठीक है, किसानी और मजदूरी में यही अंतर है कि किसानी में हमारा स्वाभिमान है, हमारी हैसियत है, लेकिन मजदूरी में जो है आपका अपना कोई ईमान नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बिरजू की माँ ने जो है उसको प्रेरित किया था कि अगर हमें अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी की जीनी है तो हमें अपनी ज़मीन को बचाना पड़ेगा। तभी तो लिखा है यहाँ पर जोरू और ज़मीन, ये ज़ोर से भी अगर हमें संघर्ष करके भी लेने पड़े तो हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, ये बात दिखाई गई है, नहीं तो ये हमारे हाथ से छूट जाते हैं, किसी और के हो जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना, और यहीं से पता चल रहा है कि वो कितनी स्वाभिमानी है। और ये बात याद रख लेना कि लाल पान की बेगम उसको इसीलिए कहा गया है कि जिसमें समन्वयवाद की भावना हो, सुधारवादी भावना हो, आशावादिता का स्वर हो। ठीक है, तो ये 3 गुण किसमें हैं, ये बिरजू की माँ में है। ठीक है, इन तीनों गुणों की वजह से ही वो लाल पान की बेगम कहलाई है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, क्योंकि उसमें प्रेम भी है, विनम्रता भी है और भावना भी है। ठीक है, ये तीनों गुण किसमें हैं, बिरजू की माँ में हैं। और बिरजू के पप्पा जानते हैं कि ये जो लाल पान की बेगम यानी कि जो बिरजू की माँ है, उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, क्योंकि वो अगर उसे प्रेरित नहीं करती तो बिरजू के पप्पा वैसा कभी भी नहीं करते, और वो मजदूरी ही करते जीवन भर, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, लाल पान की बेगम, क्योंकि जिस तरीके से ताश के पत्तों में आप देखते हैं कि लाल पान की बेगम की महत्ता है, ठीक है, जिसमें उसमें वो गुण हैं, समरसता है, सुधारवादिता है। ठीक है, तो वही उसमें भी देखने को मिलता है बिरजू की माँ में, इसलिए उसको लाल पान की बेगम बोला गया है। और जो बाकी लोग हैं, देखिए बाकी लोग क्या हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए विवश हैं, चिड़ी के गुलाम है वो एक तरीके से, जैसे ताश में होते हैं। और जो ताश में चिड़ी का गुलाम माना जाता है, उसको लाल पान की जो बेगम है, पान की जो बेगम होती है, जो 12 है, ठीक है, उससे ही काटा जाता है, और वही जो है उसके दुखों का निवारण भी करती है, यानी कि इसीलिए उसको लाल पान का बेगम भी बोला गया। तो अगर हम ताश के पत्तों से इसको जोड़े ना, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। इसके शीर्षक को अपने आप में, शीर्षक क्या है, कौतूहलपूर्ण शीर्षक इसका रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया उसने, उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटखट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हटहा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में डिंडोरा पीटने लगी। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। ठीक है, अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया, वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। हो सकता है यहाँ से आपको प्रश्न पूछे कि कितनी बार जो है उसने बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है कहानी में, तो 18 बार याद रखना। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुशाले का सपना, कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पुतरिया, सब हंसती जाएंगी हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है, उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है, उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी लोगों की बिकदीट से बचे तब तो यहाँ पर देखिए अब उसको इस बात की चिंता भी हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे कि पहले वो खुद ही बोल रही है सबको कि सारे लोग जो है नाच देखने चलेंगे, लेकिन अभी तक उसका हस्बैंड आया नहीं है। ठीक है, इससे शर्म की बात जो है उसके लिए क्या हो सकती है ना। और बोलती है कि वो तो उसकी मुट्ठी में रहता है, लेकिन आज उसकी उसने नहीं सुनी, है ना। बाहर क्या हो गया, बैलों की घंटियों के घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कीर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है।
दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग गया चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की मां ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिल्लम चल रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू, बेटा ब्रिजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई है क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की 5 पीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झेंपड़े की ओसरे पर रखकर उसने कहा। दिया बोलो। बिरजू की मां उठकर उस सारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। तो यहाँ पर देखिए एक और जो स्थल है, जो महत्वपूर्ण स्थान है इसका, उसका जिक्र हो रहा है कि जो बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी जो है वो मोहनपुर होटल बंगला से साहब को लाने गई है। ठीक है, तो ये स्थान याद रख लेना। कई बार पूछते हैं कि इसमें कौन सा स्थान नहीं आया है, कौन सा आया है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीस टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे और सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूं, पंचशीस तोड़ते समय उंगलियां कांप ही रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तूरे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले या नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांत तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बाप बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को कभी भी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले। तो अब देखिए वो कोयरी टोली वालों को बोल रहा है कि बैल तो उसके पास ही है, अगर गाड़ी नहीं भी दे रहे हैं तो क्या होगा, चलेगी तो बैल से ही। ठीक है, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? यहाँ पर अब जो है बिरजू की माँ की वो प्रशंसा भी कर रहा है। देखिए बिल्कुल उसको मस्का लगा रहा है। अब बिरजू की माँ के होंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा। बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगाती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नाथ पगैया वाली। अभी तक देखिए उसको वो बात उसके मन में बैठी हुई है कि भाई मुझे ऐसा बोला इसने। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंस कर जवाब दिया। उसमें बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। अब देखिए उसको गांव का जो आपसी भाईचारा है वो भी इसमें दिखाया गया है कि पहले उन दोनों की बातचीत में लड़ाई हो गई एक तरीके से, है ना, लेकिन अब वो बोल रही है कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती, तो आ जा। फुआ खांसती हुई आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रहा था कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाजदाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। तो यहाँ पर उसको क्या है, तंबाकू का शौक है, ये भी ध्यान रख लेना। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने।
और एक वह है सौआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रख कर चली गई और गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। थोड़ा सा मतलब उसको तंबाकू का शौक बहुत है। देखिए तो यहाँ पर गुलाब बाग का जिक्र और आया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चला रहा था बाबू साहब का, ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई है क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरीना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिल्ट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लरीना की बीवी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मरकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई। जंगी की पतोहू का गौना 3 मास पहले ही हुआ है। गौने के रंगीन साड़ी के से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौन की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। तो यहाँ पर देखिए एक और स्थल की बात आ रही है, जो आपका सिमराह का सरकारी कूप। ठीक है। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरीनी की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं। बैस्कोप यानी कि बाइस्कोप, यहाँ पर ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हुआ है। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांगटीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बाइस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। तो यहाँ पर ये गाना भी आपको याद रखना, केवल 2 गीत इस कहानी में आए हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए। बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही, वह भी
कितनी प्यारी पुतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिएगा। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी मंगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई और लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो यहाँ पर आपकी ये कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इतनी सी ये कहानी थी। आई होप कि आप सभी लोगों को जो है ये समझ में आ गई होगी कि क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। दो गीत इसमें आए हैं, ठीक है, इनको भी आप याद रखें। बाकी इसमें जो ग्रामीण परिवेश है उसका चित्रण रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रामीण जो लोग हैं उनकी एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति है, जो ईर्ष्या द्वेष राग विराग आशा निराशा के भाव हैं, वो भी स्पष्ट दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।